सागर से निकालकर एक नायाब मोती हम ले आए हैं जो आज आपकी नज़र करते हैं, जिन्होंने आज से कई साल पहले फिल्मी दुनिया को कई हिट फिल्में, जिनमें मल्हार, अपना घर, शिकार, छोटी छोटी बातें, बर्मा रोड वगैरह शामिल हैं, ये सारी हिट फिल्में दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, मोती सागर जी। इनकी फिल्मों को हिट हुए यूं तो एक अरसा गुजर गया, लेकिन एक असली मोती की तरह इनकी चमक आज भी बरकरार है। मोती जी नमस्ते। नमस्कार। इतने साल तक आप कहाँ गायब थे? कहीं फिल्मों से आपने संन्यास तो नहीं ले लिया? संन्यास तो नहीं लिया था, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वो रियलाइज़ नहीं करता कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो अपने आप को हीरो ही समझता है। तो वही हमारे साथ गलती हो रही थी। लेकिन ये तो आज भी नहीं लगता आपको देखकर। आपने तो अपने आप को माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह मेंटेन कर रखा है। मैं पूछने जा रही थी कि इसका क्या राज है? कोई मंत्र, जड़ी बूटी, योगाभ्यास क्या है? एक जड़ी बूटी भी नहीं है और कोई मंत्र भी नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे हम थोड़े से अपने टाइम के बड़े पाबंद हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बैठना और मॉर्निंग वॉक। तो उससे क्या होता है कि अगर आप अपना काम टाइम टू टाइम करें तो सेहत खराब होती नहीं है। पर ये बातें लगता नहीं है जैसे फिल्मी दुनिया का कोई आदमी कह रहा हो। मोती जी, आप फिल्मों में आए कैसे? आपको ये शौक कैसे सवार हुआ? ये शौक तो ये समझिए कि जब से मैंने होश संभाला, जब से था कि हम एक्टर बन जाएं। छोटी उम्र में एक्टर बनना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने भी पहले यहाँ ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसर बने। पहले हम काफ़ी अरसे वो अनाउंसमेंट करते रहे। उसके बाद एक बार हमारे एक रिश्तेदार हैं, मोतीलाल जी हुआ करते थे, बहुत मशहूर एक्टर थे उस ज़माने में। वो दिल्ली आए हुए थे, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि हमारा मन नहीं लगता है यहाँ पर दिल्ली में, तो अगर आप कहें तो हम बॉम्बे आ जाएं। तो वो कहने लगे, देखो भाई, बॉम्बे तुम आ जाओ और हम प्रॉमिस नहीं करते कि हम तुमको हीरो बना देंगे, तो अब अपनी तकदीर देख लो कहाँ तक पहुँचती है, क्या होता है। तो हम बम्बई चले गए। बम्बई चले गए और बम्बई बड़ी पसंद आई, कोशिश करते रहे। जब मुकेश दादा ने फिल्म शुरू करी मल्हार, तो उन्होंने हमें चांस दे दिया हीरो बनने का। लेकिन ये अनाउंसर से सीधा हीरो बनने में आपको किसी तरह की एक्टिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं पेश आई? पहली बार जब आपने कैमरा को फेस किया होगा, हाँ, तो कैसा लगा होगा आपको? बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कैमरे के आगे खड़ा हूँ। और आज तक ये फीलिंग कभी हुई नहीं कि किसी बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं या कोई कैमरा स्टार्ट हो गया या कुछ हो गया। ये कुछ एक नेचुरल था हम में, और उसकी वजह से हम आज तक काम कर रहे हैं और करते तो मल्हार आपकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई, सुपर हिट हुई? बहुत बहुत चली। जी हाँ। तो जब पहली फिल्म ही आपकी बिल्कुल हिट हो गई, यानी कि आपने जब शुरुआत की तो बिल्कुल चोटी पर से, तो चोटी जब कोई नीचे से शुरू करता है फिर तो चोटी तक पहुंचना आसान होता है। हाँ। तो चोटी से फिर और ऊपर उठना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने क्या किया? मैंने जी उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ। गिरने का और ऊपर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन एक इमेज जब एक आर्टिस्ट बना लेता है कि आप यहाँ पहुँच गए, तो कोशिश ये रहती है कि और ऊपर जाएं और कुछ मेहनत करें, कुछ करें। तो उसके बाद हमारी फिल्म आई धर्मपत्नी। तो उसमें एक चैलेंज था कि भाई एक वो लड़का निरी दारू पीता है, और मैंने कभी दारू पी नहीं, आज तक नहीं पी। तो वो पिक्चर भी बहुत सक्सेसफुल हुई उस ज़माने में, उसने भी जुबली किया। तो इस तरह हम आगे ही कोशिश ये करते रहे कि कुछ और करें, कुछ डिफरेंट टाइप के रोल करें, तो उससे काफ़ी मज़ा आया। और किस तरह का रोल था आपका मल्हार में? मल्हार में क्या था कि उसमें दो लड़के थे, एक तो गाने गाता रहता था और एक डिफ़िकल्ट रोल था। तो मुझे हरीश साहब कहने लगे कि भाई देखो, तुम गाना गाना पसंद करोगे कि ये डिफ़िकल्ट रोल है, क्योंकि ये रोल बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने उनसे कहा जी कि मुझे ऐसा कुछ काम दीजिए जो मुझे कुछ मेहनत करनी पड़े। गाने तो मैं गाते ही रहूँगा, अब इस लाइन में आया तो वो पेड़ के पीछे तो घूमते रहूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे जो दूसरा लड़का था, दोनों इक्वल बराबर रोल थे, वो मुझे दे दिया। मोती सागर जी, फिल्मों में आपका नाम मोती सागर है या यूं भी आपका असली नाम मोती सागर ही है? नहीं, मेरा नाम मुझे प्यार से तो आज भी मेरे घर वाले भोला बुलाते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि ये लड़का मेरा बहुत भोला है, शायद मैं हूँ नहीं इतना। तो भोला नाम है मेरा वैसा।
और फिल्मी दुनिया में मुकेश दादा ने मेरा नाम मोती सागर रख दिया, तो जब से मोती सागर ही चल रहा है। अच्छा। हाँ। और फिल्मों में सभी आपको मोती सागर ही बुलाते हैं? मुझे मोती भैया कहते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा मजा आता है कि जिस हीरोइन के साथ भी मैं काम करता हूँ तो वो मैं रोमांटिक सीन कर रहा हूँ और वो मुझे मोती भैया कर रही है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं उनसे कहा भी करता था सीन खत्म हो जाए उसके बाद मोती भैया करना। तो अगर आपकी हीरोइनें आपको मोती भैया बुलाती थी, हाँ, तो मैं भी बुलाऊं? बड़ा मजा आएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मोती भैया, फिल्मी दुनिया एक रूमानी दुनिया है, एक बड़ी रंगीन दुनिया है। तो आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं आपकी हीरोइनों के बारे में कुछ जानने की गुस्ताखी करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा न माने। नहीं, बात ऐसी है मन्ना जी के जितनी भी हीरोइंस के साथ मैंने काम किया, निम्मी जी और शकीला, शशिकला, नरूपा रॉय, कामनी कौशल, कौन सी थी आपकी सबसे फेवरेट? फेवरेट तो मेरी सभी थी क्योंकि सब भैया कहती थी। तो मेरे यहाँ तो सब एक सी हो गई थी और मुझे सब ने बहुत प्यार दिया। आज भी वो मिलती हैं तो वही मोती भैया कह के मिलती हैं, और अपने बच्चों से भी जिनके बच्चे हो गए वो मिलवाती है कि तो कोई मोती भैया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ और प्यार बहुत ही दिया। तो कोई ऐसी हीरोइन नहीं है कि ये मेरी फेवरेट थी या ये नहीं है या वो नहीं है, सभी बहुत अच्छी थी और अच्छी हैं। तो आपकी इन फेवरेट हीरोइन से, आपकी हसीनाओं के साथ की कोई हसीन याददाश्त अगर ऐसी हो जो आप हमारे साथ बांटना चाहें? एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे साथ में। एक नई हीरोइन मेरे साथ में जो कि बाद में बहुत पॉपुलर हुई। तो एक हम गाना पिक्चराइज कर रहे थे बाहर आउटडोर में, तो डायरेक्टर ने मुझसे आन के कहा कि मोती भैया बड़ा रोमांटिक गाना है और आप इसमें कुछ, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा रोमांटिक सीन के मतलब ये नहीं होता बहुत चिपट गए या बहुत हो गया, ज़रा डिस्टेंस ही रखते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मोती भैया एक काम करिए, इस जगह आप इसको बस इसको पकड़ के और घसीट लीजिए, या तो पल्लू हाथ में आ जाए, जो भी चीज़ हाथ में आ जाए घसीट के अपने क्लोज में ले आइए। सुना चाहिए, हम तैयार हो गए और हम बड़े अपने मूड में थे कि भाई बड़ा रोमांटिक सीन लेना है, गाना गा रहे थे। तो जब वो गाना शुरू हुआ तो हमने गाते गाते आंख बंद करके जो ऐसा पकड़ा उसको और अपनी तरफ घसीटना शुरू करा, ऐसे सीने पे लगाया, तो सारी यूनिट हंस रही थी। तो ये क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि मेरे हाथ में चोटी है और हीरोइन बहुत दूर खड़ी शर्मा रही है। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये आप बनावटी लगा लाई, मैं इतनी देर से यही समझ रहा था कि ये सब रियल है। तो बेचारे भी मिलती हैं मुझसे कहते हैं मोती भैया ये रियल है, इसको आप कह सकते हैं। कौन थी वो हीरोइन? नाम नहीं बताएंगे तो फिर वो हमें बम्बई से बाहर करवा देंगे। अच्छा मोती भैया, ये तो हुई आपकी हीरोइनों की बात है। अक्सर जितने भी कलाकार होते हैं, चाहे वो एक्टर हो या चित्रकार हो या गायक हो, हर किसी का कोई ना कोई आदर्श जरूर होता है जिसकी तरह वो बनने का ख्वाब देखते हैं। तो आप अपना आइडियल किसको मानते रहे हैं? एज एन एक्टर? एज एन एक्टर जी। बात ऐसे मैंने जी कि उस जमाने में मोतीलाल जी एक बहुत बड़े कलाकार हुए हैं जिनको मोती दादा कहा करते थे और हमारे रिश्ते में भी थे वो। हमने जब होश संभाला तो उनकी पिक्चरें रिलीज होनी शुरू हो गई थी, तो बस हमें ये लगता था कि हम मोतीलाल कब बनेंगे, जो कि आज के लड़कों का भी जो नए एक्टर आ रहे हैं उनको भी मोतीलाल की एक्टिंग या उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं, बहुत से करते हैं। जी हाँ, तो बहुत ही लाजवाब, बहुत बढ़िया एक्टर थे और बहुत बढ़िया आदमी थे। तो हमारा बस एक यही था कि हम मोतीलाल किस दिन बनेंगे। अच्छा। तो आप क्या समझते हैं, आप कामयाब हुए, अपनी मंजिल तक पहुंचे आप? मैंने उनको कॉपी करना या उन तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने एक फिल्म में उनके साथ काम किया जिसका नाम था छोटी छोटी बातें, जो उन्होंने लिखी भी थी और प्रोड्यूस भी करी थी, डायरेक्ट भी करी थी और उसको 2 नेशनल अवार्ड मिले। उसमें मैंने उनके लड़के का रोल किया था। और जब मोती यादव उस पिक्चर की ट्रायल देख के निकले तो उन्होंने मेरी बहुत पीठ ठोकी और कहने, मुझे भोला कहते थे वो, कहने भोला ये पिक्चर देखने के बाद मालूम होता है कि तुम एक्टर बन गए हो। अच्छा। तो मोती भैया फिल्मों में आप गाते भी रहे हैं। हाँ। तो पहले जैसा होता था कि जो भी एक्टर या एक्ट्रेस हो उन्हें अपने गाने खुद से गाने पड़ते थे, तो क्या यही सोचकर आपने गाना सीखा या पहले भी गाया करते थे? नहीं, गाते तो एक तो बात ऐसी है कि देखो भाई हम कायस्थ है माथुर, तो हमारी
ब्राज़ीली में ऐसा होता है कि 90% आदमी गाना गाते हैं, गाते ही हैं, बुढ़ियाँ भी अपने तबला वबला बजा के गा लेती हैं। तो गाते तो हम थे ही, लेकिन सीखा किसी से नहीं था। जब हम बॉम्बे, यहाँ पर दिल्ली रेडियो से भी गाते थे, रिकॉर्ड भी बनाते थे बगैर सीखे। हमारे उस्ताद कौन, KL सहगल साहब, अच्छा। और इन सब के, पंकज मलिक, इन सब के गाने गा गा के हमने अपने गले को थोड़ा सा तैयार किया। और जब हम फिल्म में आए तब भी, जब उस ज़माने में गाने का टेस्ट लिया करते थे कि आप कैसा गाते हैं, क्या करते हैं, तो हमने सहगल साहब का गाना गा के टेस्ट दे दिया। कौन सा गाना गाया आपने? वो गाना अब तो हमें याद नहीं है, पर एक गुनगुना देते हैं आपको। हाँ, जरूर, हम सुनना चाहेंगे। गलत गाएं तो माफ़ कर देना। आवाज़ भी यहाँ दिल्ली में आके बहुत बढ़िया हुई थी। दुख के सुख के अब दिन बीतत नाही, दुख के सुख के अब दिन बीतत नाही, दुख के दिन तो एक सपन था, दुख के दिन तो एक सपन था, अब दिन बीतत नाही राम, अब दिन बीतत नाही। क्या बात है। और उसके बाद दुख के दिन तो जरूर बीत गए होंगे इस गाने के बाद। हाँ, थोड़े अच्छे दिन आ गए उसके बाद। जरूर, क्योंकि डायरेक्टर ने जरूर आपको तुरंत साइन कर लिया होगा अपनी फिल्म के लिए, और म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी ले गए होंगे। बिल्कुल। और मोती भाई, आपने तो अपनी कैसेट्स भी बनाई हैं, अपनी गजलें भी आपने गाई हैं और फिल्मों में भी गाया है। जी हाँ, तो अपनी कोई एक गजल भी हमें सुनाएंगे? गजल थोड़ी सी सुना देते हैं कि ऐसा है बगैर बाजे तबले के, लेकिन आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मुझे तो महसूस नहीं होता कि इसमें बाजेगा जी की जरूरत है। शुक्रिया जी। सुना देते हैं हम आपके गजल। अगर हम करेंगे प्यार तुम्हें, उसमें क्या गिला, गर हम करेंगे प्यार तुम्हें, उसमें क्या गिला, ये दिल का मामला है, ये दिल का मामला है, तुम्हें इसमें क्या गिला, गर हम करेंगे प्यार तुम्हें, आँखें तुम्हारी जैसे समंदर शराब का, आँखें तुम्हारी जैसे समंदर शराब का, आगे तुम्हारे होठों के चमन का गुलाब क्या, हमको नशा हुआ है तुम्हें, उसमें क्या गिला, ये दिल का मामला है, ये दिल का मामला है, तुम्हें इसमें क्या गिला, अगर हम करेंगे
करेंगे प्यार तुम्हें। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मोती भैया, ये फिल्मों में गाने के अलावा ऐसे काम करने में जी पहले के ज़माने में काम करने में और अब के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ हाँ। काम करने में, आपके कलीग्स के साथ काम हाँ। करने में आप कोई फ़र्क महसूस करते हैं? फर्क ऐसा है कि उस ज़माने में जब हम काम करते थे तो एक बड़ा फैमिली का एटमॉस्फेयर हुआ करता था कि सब साथ में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और एक्टर भी बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं लिया करते थे, एक दो होती थी, तो उसमें सोचने का, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे की मदद करने का कि नहीं यार मोती मज़ा नहीं आ रहा डायलॉग डिलीवरी का, तरह इसको कुछ और करें। अब तो क्या हो गया, कोई डायलॉग डिलीवरी तो है ही नहीं, खबर फलाना यो, एक वो हीरोइन भी वैसे बोलती है, हीरो भी वैसे बोलता है, विलन भी वैसे बोलता है, माँ भी ऐसी बोलती, बाप भी, कोई डायलॉग डिलीवरी भी। अच्छा मोती भैया, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हाँ। गाने भी गाते हैं और मेरे ख्याल से लेखक भी हैं। हाँ, लिखता भी हूँ मैं। जी हाँ, तो अपने इन 4 किरदारों में आपको अपना कौन सा रोल सबसे अच्छा लगता है? बात ऐसी है कि मैंने जी अभी तक तो मैं स्क्रीन के ऊपर तो राइटर ही रहा हूँ, एक्टर रहा हूँ। अब मैंने एक पिक्चर बनाई है प्रेरणा, जिसको मैंने लिखा भी है, उसमें गाने भी लिखे हैं। ये आपकी नई फिल्म है? ये नई फिल्म है जो कि अब रिलीज होने वाली है, और उसमें सेंसर भी हो गई वो, बस मेरे ख्याल में तैयारी है उसकी रिलीज होने की। उसमें मैंने पहली बार जिंदगी में ये कोशिश करी है कि कहानी भी मैंने लिखी है, क्योंकि कहानी ऐसे लिखी थी कि मेरे पे कहानी मैंने लिखी थी, वो उसी प्रोड्यूसर की मैं गुजराती फिल्म में काम कर रहा था, तो उनको कहानी चाहिए थी, तो मैंने एक दिन रात को ऐसे ही बैठे थे तो सुना दी, तो उनको बहुत पसंद आई। तो वो कहानी फिर उन्होंने कि आप ही डायरेक्ट कर दीजिए, तो वो हमने डायरेक्ट भी कर दी, और उसमें नए नए आर्टिस्टों को लिया, नए म्यूजिक डायरेक्टर को लिया, क्योंकि हमें शौक है इन चीज़ों का। किरण जुनेजा को हमने पहली बार उसमें हीरोइन ली है, और बड़ा अच्छा काम किया उस लड़की ने। और अशोक पंडित हैं, और मदन पुरी जी हैं, कामिनी कौशल जी हैं, मनमोहन किशन जी, मैं खुद हूँ। हाँ। तो ये प्रेरणा तो बनकर तैयार है, मेरे ख्याल से रिलीज होने वाली है। और इसके बाद अब आपका क्या भविष्य में ये क्या प्लान मैंने है? अभी एक और नई पिक्चर शुरू करी है, महर्षि दयानंद। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, और उसका हमने म्यूज़िक तैयार कर लिया है, और शूटिंग भी 2-3 दिन की कर ली है, और उसमें भी मैंने एक नए आर्टिस्ट को चांस दिया है। अब आप कहेंगी कि ये कैसे? जी हाँ, मैं पूछना चाह रही थी। तो क्या हुआ कि जब महर्षि दयानंद का सब्जेक्ट मैंने चुना, तो उसमें कोई भी मैं फिल्मी दुनिया के आदमी को नहीं ले सकता, तो उस रोल क्या होता है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का वहाँ पर अपना अपना इमेज बना हुआ है। और ये कैरेक्टर ऐसा था कि जिसको कि मैं चाहता था कि उसमें वो बात हो, शक्ल पे वो तेज हो, उसकी बात डिलीवरी वैसी हो। तो मैं एक पार्टी में गया हुआ था, वहाँ मुझे ये आचार्य भगवान देव मिले, तो मैंने उनको देखता रहा, मुझे मिलवाया उनसे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब मैं एक पिक्चर शुरू कर रहा हूँ महर्षि दयानंद, तो आप उसमें काम करेंगे? अरे कहने भाई मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मैं कहाँ इस चक्कर में। मैं कहा नहीं, आप करके देखिए, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उनको हमने साइन किया, और उनसे मैंने काम किया उनके साथ में, तो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं वो। और तो ये दयानंद पर फिल्म बनाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये दयानंद क्या भक्त रहे हैं कुछ? भक्त इस सेंस में रहा हूँ क्योंकि मैं डीएवी स्कूल दिल्ली दरेंज का पढ़ा हुआ हूँ, तो उस ज़माने में हम दयानंद जी के गाने गाया करते थे, और जाग मुसाफिर भोर भई और अजब हैरानो भगवन। तो दिमाग में एक चीज़ घूम रही थी कि क्योंकि वो कैरेक्टर भी एक इतना महान कैरेक्टर है कि उसके ऊपर पिक्चर बनाने में से आसान काम नहीं है, और मैंने बहुत मेहनत करी उसकी सब चीज़ें इकट्ठी करने में, उसको प्रॉपरली उसका स्क्रीन प्ले ये वगैरह करने में। और जब मैंने लोगों से जिक्र किया कि मैं पिक्चर बनाना वाला हूँ या बना रहा हूँ, तो सबने मेरी बहुत पीठ ठोकी कि मोती यार ये काम तुम बहुत बड़ा कर रहे हो, कर सकोगे? तो मैंने कहा भाई मैं बड़ा बोलता नहीं बोलता, कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं उसको कर सकूँ। तो अभी तक तो ठीक जा रहा है मामला। अच्छा, आगे भी जरूर ठीक जाएगा, बस आप लोगों की दुआ चाहिए। मोती भैया जो फिल्म में आना चाहते हैं, जी। हमारे दर्शक कई होंगे जो चाहते होंगे फिल्मों में आना, हाँ। उनके लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगे? बात ऐसी है कि मने जी के हर नौजवान लड़का आजकल फिल्मों में आना चाहता है, और फिल्मी दुनिया बहुत बढ़िया दुनिया है, और बड़ी रंगीन दुनिया है, बड़ी चमक वाली दुनिया है, लेकिन हर एक को आना सोचना नहीं चाहिए।
क्यों, उसके मैं एक रीज़न बताता हूँ। ये लोग कहेंगे साहब आप क्यों गए, क्योंकि ये बड़ी एक अजीब दुनिया है और इसमें आदमी आके अपने आप को ख़राब ना करे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की पिक्चर बनती है तो उसमें आपको चांस देने वाले बहुत कम हैं। तो लोग आ जाते हैं, फिर वहाँ पर बेचारे धक्का खाते रहते, फिर इधर के भी नहीं रहते, उधर के भी नहीं रहते। तो अगर वो पहले से कुछ ट्रेनिंग ले लें, कुछ अपने आप को उस तरह से बिल्डअप करें। आपकी आगे की फिल्में बहुत बहुत सफल हों, ऐसी शुभकामना करते हुए अपने दर्शकों की तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।